लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े यानी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे इनका बलराम जी का गांव है, मर रहा है, ये लगभग एक, अब कौन मरेंगे, गरीब मरेंगे, पिछड़े मरेंगे, मरने दो इनको। और जो मरने जा रहा है वो विरोध भी नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा ये दैवीय आपदा है, ये तो किसी देवी देवता का श्राप है जो कि हो रहा है। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखे होते, आप में जागरूकता होती, आपका दिमाग खुला होता, आपको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होती, तो आप क्रांति कर देते, आप सरकार गिरा देते। आप कहते मेरी बदहाली देखो, मेरी फसलें खराब हो गई, मेरा घर ढह गया, गांव के लोगों की जान चली गई, सरकार क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज पे, आप सरकार गिरा देते। आप सरकार नहीं गिराओगे, जैसे ही पानी उतरेगा आप मंदिर जाओगे और 4 बकरे काटोगे। तुम्हारी जिंदगी के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट क्राइसिस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी। आचार्य जी, आपका जो पहला प्रश्न है वो बलराम जी की ओर से है। उन्होंने एक वीडियो कम्युनिटी पे शेयर किया था, वीडियो से संबंधित है। शिवा प्लीज उसको प्ले कर लीजिए। आप देख सकते हैं ठिर्री गांव है और चारों साइड से घिर चुका है और ये इतना पानी है कि निकलना मुश्किल हो गया। यदि 1 आध घंटे यदि बारिश होता है तो 3,000 लोगों की मौत भी हो सकती है। कोई व्यवस्था, प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं है और लोग छतों में चढ़े हैं और इसको रोका नहीं जा सकता। ये पहला महाविनाश है, ये जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह की बारिश हुई हो। और आप देख सकते हैं मैं छत में खड़ा हूँ अभी, और इस छत के नीचे कोई ऐसी रास्ता नहीं है जहाँ पानी न भरा हो। ये हाल है। मेरी आवाज आ रही? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा नाम बलराम है और मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। और आचार्य जी, अभी मेरे गांव में 2 दिनों से ऐसे ही तूफान से इतना पानी, जल प्लावित चारों साइड हो गया कि पूरा गांव डूबते डूबते बचा है। और ये कहना चाहिए तो काल के मुंह से अभी बाहर आया है। लेकिन लोगों में ये मान्यता है कि गांव में जो बलि हो कटती है, बकरे 5-6 कटते हैं, वो बकरे नहीं काटे गए, इसलिए ऐसा दैवीय प्रकोप आया है, ऐसा मानते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे का लोगों को जानकारी ही नहीं। अच्छा जी, मैं ये सत्र लेने के लिए मेरे पास पावर बैंक थी, तो उससे मैं थोड़ा सा चार्ज हुआ था कि मैं सत्र ले पाऊँ। तो ये सत्र ले पाया। हो सकता है कि मैं कुछ दिनों तक सत्र ना ले पाऊँ, क्योंकि यहाँ ना रहने की व्यवस्था, पूरा घर पूरा खराब, मान लो बह गए हैं। और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े यानी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ बह चुका है। लेकिन इतना भयानक दृश्य होने के बाद भी लोगों में अंधविश्वास यही है कि कोई देवी है और हम लोग बकरे की बलि नहीं दिए, इसलिए ये सब हो रहा है। तो आचार्य जी, इन मुद्दों को, जलवायु परिवर्तन, ऐसे मुद्दों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? नुकसान बहुत हो चुका है, और नुकसान ये कोई आज नहीं हुआ है, ये लगभग 1000 सालों से भारत में जो मान्यताओं का खेल चल रहा है, ये उसका परिणाम है जो हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहें हैं, कुछ वर्ग जो इन चीज़ों से पिछले लगभग 100 साल में धीरे धीरे बाहर आ पाए, उनमें शिक्षा की रोशनी फैली, वो समझ पाए। लेकिन अभी भी अधिकांश जो भारत है वो बहुत ज़्यादा दिमागी पिछड़ेपन से ग्रस्त है। और दिमाग का पिछड़ापन और कुछ नहीं होता, दिमाग का पिछड़ापन यही होता है, बिल्कुल अतार्किक, अवैज्ञानिक, अंधी मान्यताएं। इन्होंने कितना कितना नुकसान करा है हमारा, ये मान्यता के मरीजों को समझा पाना भी मुश्किल है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मान्यता का जो मरीज होता है उसको आप समझा भी नहीं सकते मान्यता के खिलाफ कुछ। मान्यता उसकी आंखें, उसके कान बंद कर देती है।
मान्यता उसको बोल देती है कि तुम्हें जो समझा रहा है वो दुश्मन है तुम्हारा, और अगर तुमने सुन भी लिया तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा। किसी दैविक प्रकोप से बाढ़ आई है और तुमने ये सब बातें सुन ली कि नहीं नहीं ये बाढ़ दैवीय नहीं है, ये बाढ़ तो जलवायु परिवर्तन के कारण आई है। तुमने अगर ये सुन लिया तो अभी तो सिर्फ बाढ़ आई है, कल तुम्हारे घर में मौत भी हो सकती है। ये सब बातें हमारे दिमागों में ठूस ठूस कर भर दी गई हैं, और भारत को बड़ी मुश्किल हो रही है इनसे बाहर आने में। मुश्किल इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन बातों को ही और ज़्यादा बढ़ाने का एक ज़बरदस्त प्रयास पिछले 10-20 साल से करा जा रहा है। हमें ऐसा लगता था कि ये सब बातें धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे विकास आएगा, शिक्षा आएगी, नई रोशनी आएगी, वैसे वैसे हमारे सब देशवासी दिमागी दिवालियेपन से आज़ाद होते जाएंगे, ऐसा हमने सोचा था। पर हमारी आशा लगता है निराधार निकली। उल्टा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंधविश्वास को और बढ़ाने के लिए हो गया, और बहुत सफलतापूर्वक हो गया। कई अर्थों में भारत सन 2000 में जितना अंधविश्वासी था, सन 2024 में उससे ज़्यादा अंधविश्वासी है। कई अर्थों में भारत जितना संकुचित 2000 में था, उससे ज़्यादा 2024 में है। हम आगे बढ़ने की जगह और पीछे की ओर चले गए, और ये हमने करा विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का ही घोर दुरुपयोग करके, विशेषकर कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सस्ता डेटा, इसका खूब इस्तेमाल करा हमने सबसे गिरी हुई मान्यताओं को और ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करने के लिए। इतने पिछड़े तो हम सच पूछो तो 1980 में भी नहीं थे जितने आज हो गए। बहुत कुछ ऐसा जो हमें लगा था कि अब इतिहास की बात बन जाएगा, प्राचीन म्यूजियम्स की, संग्रहालयों की बात बन जाएगा, गुजरे ज़माने की धूल बनकर रह जाएगा, वो आज बिल्कुल आज की हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। इसलिए भी हुआ है क्योंकि शायद जो लोग शिक्षा को लाने के जिम्मेदार थे, रोशनी समझ को लाने के जिम्मेदार थे, वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। उनको लगा कि उन्होंने जंग जीत ली है। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि पुरानी माया कितनी चालबाज है। वो सब कुछ जो हमें लगा था हम पीछे छोड़ आए थे, वो हमारी समसामयिक हकीकत बनकर हमारे समक्ष खड़ा हो गया है। मैंने कहीं पर पढ़ा कि बहुत सारे मंदिर थे बंगाल में जहां पर कभी बलियां दी जाती थीं, फिर धीरे धीरे वो कुप्रथा रोक दी गई, और 20 साल, कहीं 40 साल, कहीं 60 साल बीत गए थे, अब वहां बलि नहीं दी जाती थी। और अब पिछले 2-4 सालों में फिर से स्थानीय स्तर पर आंदोलन शुरू करे जा रहे हैं कि यहां बलि की प्रथा फिर शुरू हो। जिस चीज को हम कई दशक पहले पीछे छोड़ आए थे,
उस चीज को दोबारा शुरू करने के जबरदस्त प्रयास करे जा रहे हैं और वो प्रयास सफल भी हो जाएंगे। जनतंत्र है भाई, अगर लोग चाहते ही हैं बलि देना तो उन्हें कैसे रोक लोगे? और लोगों का धार्मिक मसला है, हम तो कहते ही हैं कि धार्मिक मसले बड़े संवेदनशील होते हैं, लोगों की नाजुक धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो इसमें राज्य वगैरह हस्तक्षेप ना करें। वो अति आत्मविश्वास छोड़ना पड़ेगा। शिक्षा की जबरदस्त मुहिम चलानी पड़ेगी एक छोर पे, और दूसरी ओर सही धर्म, साफ अध्यात्म लोगों के पास लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो ये बिल्कुल संभव है कि आर्थिक तरक्की भी होती रहे और आदमी भीतर से जबरदस्त अंधेरे की गिरफ्त में भी जाता रहे। बाहर बाहर रोशनियां रहेंगी और भीतर घुप अंधेरा। घुप अंधेरा माने यही सब, पिछड़ापन, संकुचित सोच, पुरानी मध्यकालीन सामंतवादी धारणाएं, जातिवाद। बीच बीच में खबरें आ जाती हैं, लोग किसी तरीके से सती प्रथा को भी जायज ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। ये मैंने अपनी उम्र के पहले 30 वर्षों में ना कहीं देखा था ना सुना था, कोई ऐसी बातें नहीं करता था। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। सीधे सीधे अभी ये इनकी बोलने की हिम्मत नहीं आई है कि पति मर जाए तो उसकी विधवा को जला देना चाहिए, अभी इतनी हिम्मत इनको नहीं आई है बोलने की। पर ये थोड़ा दब छुप के आड़े तिरछे तरीके से बोलने लग गए हैं कि नहीं नहीं, सती प्रथा उतनी भी बुरी नहीं थी, और सती का मतलब जलाना नहीं होता था, सती का कुछ और मतलब होता था, वगैरह वगैरह। कहीं पे कहने लगे नहीं, सती प्रथा होती ही नहीं थी। ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश कर दी और कहानी रच दी कि सती होती थी, वरना सती होती ही नहीं थी। तो ये सब चीजें अब दोबारा उठ के आने लगी हैं। जातिवाद भी और ज्यादा जोर पकड़ने लग गया है, हर तरफ से। अच्छा एक बात बताइए, आज से 10-15 साल पहले तक आपने देखा था कि लोगों की गाड़ियां चल रही हों और उनमें पीछे बामन, जाट, गुजर, बनिया, ठाकुर, यादव कुछ लिखा हो? ऐसा होता था क्या? होता था। खासकर वो लोग बताएं जो 35 पार के हैं। तो आपने ज्यादा जिंदगी देखी है, जब आप बच्चे थे, जब आप छात्र थे, तब आपने कभी ऐसा देखा कि लोगों की बाइक पे, स्कूटर पे, कार पे ये सब लिखा रहता हो? वो सब कुछ जो गया गुजरा और पिछड़ा था, वो बहुत जोर शोर से वापस आया है। और जो गया गुजरा और पिछड़ा था, उसी ने हिंदुस्तान को 1000 साल तक गुलाम रखा। ऐसे थोड़ी कोई इतना बड़ा देश गुलाम हो जाता, वो भी 1000 साल तक गुलाम रहता, कैसे संभव था? हो ही नहीं सकता था। इन्हीं सब कारणों से तो हर तरह की दास्ता झेलनी पड़ी, और वही सब कारण अब लौट कर आ रहे हैं। पराजय, पराभव, परतंत्रता। दो तरफा इलाज है। पहला, शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, लोगों तक वास्तविक धार्मिकता लेकर जानी पड़ेगी। ताकि धर्म के नाम पर आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से लोग बच पाएं। लेकिन एक बात है,
हम सोचते थे कि अंधविश्वास माने आधुनिकता से दूरी। अनुभव में उल्टी बात आई है। अंधविश्वास की ताकतों ने ही सबसे जबरदस्त इस्तेमाल करा है आधुनिक टेक्नोलॉजी का। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो एप्स हैं उनमें यही सब है। शिक्षा के लिए अच्छी ऐप हम भले ना बना पाए हों, पर सब तरह के पाखंड के लिए बहुत जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट एप्स बनी हैं। तो कौन कहता है कि अंधविश्वास पिछड़ेपन के साथ चलता है? अंधविश्वास आधुनिकता के साथ चलता है और खूब इस्तेमाल करता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन ऐप्स हैं जो भूत भगाने की हैं। वहां जाके आप बटन दबाइए, घंटा बजाइए, भूत भगाइए। सचमुच मिलियंस में डाउनलोड्स हैं। बोले देखो भूत भगाने की असली जगह तो फलाना जगह है, 3-4 जगह हैं ये है, पर आप वहां तो जा नहीं सकते क्योंकि आप एक बिजी वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल हो। आप में से कई लोग हिंदुस्तान से बाहर भी रहते हो, सिलिकॉन वैली में, पर घर में फूफी और उसको चढ़ती है छम्मो छम्मो चुड़ैल। तो कैसे भगाना है? उसके लिए ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करो, उसमें फलाना पेमेंट करो, फलाना घंटा बजाओ, भूत भगाओ। बकरा कटवाने वाली भी होंगी ऐप, बिल्कुल हो सकती हैं। कौन अपने हाथ गंदे करे और बकरा वकरा खरीदने जाए? हाँ, डर्टी फैल लो। तो ऐप पर जाकर के किसी को पैसा दे दो और जितने वजन का, जितने तरीके का, जिस लिंग का, जिस रंग का तुम चाहो कस्टमाइज्ड बकरा वो काट देगा तुम्हारे लिए। और ऑनलाइन वो तुमको रिकॉर्डिंग भी भेज देगा, ये देखो तुम्हारे बिहाफ पे बकरा कट दिया। ये बता रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत में बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप इसी तरीके की है कि जितने तरीके के समाज के रोग हों उनको ही आगे बढ़ा दो। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। लोगों को मांस खाना है तो पैकेज्ड मीट की एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, धिक्कार है। वेश्यावृत्ति अगर लीगल कर दी जाए तो पक्का 10 दिन के अंदर ऐप खड़ी हो जाएंगी कि ये मॉडल अवेलेबल है, चुन लो, पैसा दे दो, तुम्हारे घर में पैक करके सप्लाई कर देंगे, पक्का। और उसको बताएंगे इन दिस बिजनेस स्पेस वी आर द पाइनियर्स। Our products are quality tested. Our services are Six Sigma. And we offer the widest bouquet of customized services. और इनको कोई मेडल वगैरह भी मिल सकता है भारत सरकार से। एंटरप्रेन्योरशिप है भाई, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। वैसे भी हम बोल रहे थे कि भारत में जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम हो गया है। महिलाओं की कोई जीडीपी में हमें भागीदारी नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए ये नई नई ऐप बनाई गई है और इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इस तरह से भारत में आई है आधुनिकता। ये हमारी मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी दैट सर्व्स टू फर्दर
our feudal superstitions and narrow thought. ये हमारी मॉडर्निटी है। ऑनलाइन भूत भगाओ। है, इन्होंने ऐप ही दिखा दी कि उसमें बना ही हुआ है कि बकरा कटवाना है, कैसे कटवाना है, और पूरा प्रोसेस है। तो आपका टोकन नंबर जनरेट होगा, वो आपको ये भी बताएंगे कि आपका माल अभी 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 कटने की स्टेज पे है, फ्लीसिंग की स्टेज पे है, पैकेजिंग की स्टेज पे है, शिपिंग की स्टेज पे है, और अगर लोकल में आ गया है तो लोकल शिपिंग कब आपके द्वार पे आएगी, वो पूरा आपको बताएंगे। देखो हम कितने मॉडर्न हो गए हैं। असल में भारत में टेक्नोलॉजी आ गई उधार की, तो एक तरह की तकनीकी क्रांति हो गई, वैचारिक क्रांति हुई नहीं। यूरोप में विज्ञान फला फूला रिफॉर्मेशन और रेनेसां के साथ। न्यूटन वैज्ञानिक बाद में थे, फिलोसोफर पहले थे। जो उनकी प्रिंसिपिया मैथमेटिका है वो फिलॉसफी की किताब है। तो उन्होंने पहले उनके दिमाग खुले, और उस दिमाग के खुलने के फलस्वरूप वहां वैज्ञानिक क्रांति आई। पहले आई वैचारिक क्रांति, उस वैचारिक क्रांति से उनके पास आई वैज्ञानिक क्रांति। भारत में वैचारिक क्रांति न तब आई न अब आई। हाँ, विज्ञान के जो उत्पाद है, टेक्नोलॉजी, वो हमें मिल गई है। तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है भूत भगाने के लिए और तरह तरह के अंधविश्वास फैलाने के लिए। हमें उधार की मिल गई है, हमें विचार के बिना विज्ञान मिल गया है। तो वो देख लो। यही वजह है कि अब क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, जिसकी बात कर रहे थे बलराम, अब ये स्क्रीन से गायब हो गए हैं। एक मेरे भीतर विचार ये भी आ रहा है कि सकुशल रहें। पता नहीं किस जगह पर बैठ करके बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। इनसे अगले अपडेट का इंतजार रहेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो बात है, अब भारत सरकार ये पकड़ कर बैठी है कि जो पर कैपिटा एमिशन है वो तो वेस्ट का बहुत ज्यादा है, तो पहले वेस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तब तक हम करेंगे। उदाहरण के लिए आप IOL को ले, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये सरकारी उद्यम है। इसने अपनी जो फॉसिल फ्यूल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इसको अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये हम क्या, जो हमारे एमिशन कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल, उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और पूरा हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भारत को भी अब एक नया बहाना मिल गया है कि AI के कारण जो विदेशी कंपनियां या देश ही 2030 के अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए दिख रहे थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस पे अलग से आपसे कभी बात करूंगा कि AI कैसे क्लाइमेट क्राइसिस में बिल्कुल लास्ट नेल इन द कॉफिन जैसा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसका कार्बन एमिशन इतना ज़बरदस्त है, और ये अभी और बढ़ता ही जाएगा। जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि क्लाइमेट क्राइसिस को किसी स्तर पर रोका जा सकता है, उस उम्मीद को AI ने ध्वस्त कर दिया है। तो भारत बोलता है अब वेस्ट अपना कम करेगा तो हम करेंगे। अब ऐसे तो भारत से नीचे वाले भी बहुत देश हैं, वो भारत का ही अब उदाहरण लेकर बहाना बनाने लगे हैं। वो बोलते हैं भारत का इतना ज़्यादा है, जब भारत कम करेगा तो हम भी कम करेंगे। जबकि कम करने की दिशा में आप विदेशी देशों को लोगे ना, तो वो भी देश कोई अपने आप में एक मोनोलिथिक यूनिट नहीं होता है। उसके भीतर भी इम्पैक्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं। कम करने की दिशा में भी सबसे अग्रणी जो आवाज़ें हैं वो पश्चिम से ही हैं।
चलिए वापस आ गए। हम टेक्नोलॉजी का भी कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? एक और उदाहरण था इसी मसले में, अभी दिमाग में था, आप वापस आए तो मैं प्रसन्न हो गया, दो उदाहरण उड़ गया। इस मुद्दे को गौर से सोचिएगा। जो परिवर्तन यहां होने चाहिए थे, जिसके फलस्वरूप हमको टेक्नोलॉजी मिलती, वो परिवर्तन यहां नहीं हुए। आम हिंदुस्तानी दिमाग से आज भी लगभग वैसा ही है जैसा वो 16वीं शताब्दी में था। भीतरी तौर पे अभी हम औरंगजेब के जमाने में ही जी रहे हैं। 17वीं शताब्दी। हां, बाहर से हमको क्या मिल गई है? टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी भी कहां से आई है? पश्चिम से। भीतर से अभी हम वही हैं, अली बाबा 40 चोर हैं। तो इलाज क्या? इलाज ये है कि बाहर की जो प्रोग्रेस है, कम से कम उतनी प्रोग्रेस भीतर भी कर लो। नहीं तो दुनिया का डंप यार्ड और बैकयार्ड बन के रह जाओगे। और दुनिया भारत को ऐसे ही देखती है। हम कितना भी गर्व कर लें, मेरा भारत महान, जो तथ्य है थोड़ा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भारत को विश्व के उभरते सितारे के रूप में नहीं देखती बाबा। सरकारी प्रोपेगेंडा एक तरफ रखो, दुनिया भारत को देखती है सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह के तौर पे, जहां अगर आप आ रहे हो तो हेल्थ एडवाइजरी इशू की जाती है पहले कि अपने खतरे पे जाना, जियोगे या मरोगे हम नहीं जानते। और क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सूंघ रहे हो देख लेना। और इतने इलाके हैं, इन इलाकों में जाने से पहले बचना। जब विचार खुलता है, जब विचार उठता है, तब कोई मौलिक खोज होती है, तब वो राष्ट्र सचमुच आगे बढ़ता है। हमें अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो हमें विचारों को खोलना पड़ेगा। और अभी आगे बढ़ना तो छोड़ दो, अभी तो जान बचाने की बात है। आप सामने बैठे हो। जलवायु परिवर्तन का दुनिया के 200 देशों में जिस देश पे सबसे ज्यादा असर पड़ना है वो भारत है। बस हमसे ज्यादा असर उन्हीं देशों में पड़ना है जो देश ही गायब हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरी तरह गायब ही हो जाने हैं, उन पे पानी चढ़ जाएगा, वो जलाप्लावित हो जाएंगे। उन देशों को हटा दो तो दुनिया में जो सबसे गंदा इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का वो भारत पर होना है। पर भारत में उसकी कोई बात नहीं हो रही है। शिक्षा ही नहीं है। और जब वोटर में शिक्षा नहीं है तो सरकार भी कहती है हम काहे को इनको बताएं। एक तरह का कंसेंसस हो गया है कि इनको मरने दो। मान लिया गया है कि ये जो हिंदुस्तान के गरीब हैं, पिछड़े लोग, ये तो मरेंगे, इनको मरने दो। और ये जो कंसेंसस है, ये जो आम सहमति है, ये ऐसा नहीं कि विदेशियों में हुई है, इसमें स्वयं भारतीय भी शामिल हैं। और जैसे इनका बलराम जी का गांव है, मर्रा है, ये लगभग एक अब मानी हुई बात है। हाँ, इस तरह मरेंगे। कौन मरेंगे? गरीब मरेंगे, पिछड़े मरेंगे, मरने दो इनको। और अब तो ये बातें ये लोग लिख के बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं देखो हाँ इंपैक्ट तो होगा ही। हम ये देख रहे हैं कि कुछ ही वर्गों पर इंपैक्ट हो। वो कुछ ही वर्ग कौन से हैं जिन पर इंपैक्ट हो? वही जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, अंधविश्वासी हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं।
उन बेचारों को अब छोड़ दिया जा रहा है कि देखो इन्हें बचाया नहीं जा सकता। जबरदस्त तापमान बढ़ेगा, जबरदस्त तरीके से बारिश होगी, जबरदस्त तरीके से अंधड़ तूफान आएंगे, इन्हें बचाया नहीं जा सकता, इन्हें मरने दो, इनकी जान की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है। ये क्या हमारी स्थिति है? जो खत्म हो रहा है, जो बर्बाद होने जा रहा है, वो इतने मानसिक दिवालियेपन से ग्रस्त है कि उसको पता भी नहीं है कि वो बर्बाद होने जा रहा है। और जो उसके प्रतिनिधि हैं, सरकार है, उन्होंने जैसे मान लिया है, चुपचाप मान लिया। ऊपर ऊपर से वो कहते रहेंगे नहीं नहीं हमें रोकना है, हम क्लाइमेट चेंज रोक के दिखाएंगे, ऊपर ऊपर से वो बोलते रहेंगे, पर कुछ हो रहा है क्या? ये तो छोड़ दो कि कार्बन एमिशंस कम हो रहे हो, हर साल और बढ़ते जा रहे हैं। द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। जिस चीज को आपको कम करना है उसको आप हर साल बढ़ा रहे हो, तो साफ बात है ना कि हमने क्या मान लिया है, हम क्या स्वीकार कर चुके हैं। हम स्वीकार ये कर चुके हैं कि ये सब गरीब भुच्च मरेंगे, ये तो वैसे भी जानवर है, इनकी जान की क्या कीमत है, इन्हें मरने दो। ये है कंसेंसस। और जो मरने जा रहा है वो विरोध भी नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा ये दैवीय आपदा है, ये तो किसी देवी देवता का श्राप है जो कि हो रहा है। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखे होते, आप में जागरूकता होती, आपका दिमाग खुला होता, आपको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होती, तो आप क्रांति कर देते, आप सरकार गिरा देते। आप कहते मेरी बदहाली देखो, मेरी फसलें खराब हो गई, मेरा घर ढह गया, गांव के लोगों की जान चली गई। सरकार क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज पे? आप सरकार गिरा देते। आप सरकार नहीं गिराओगे, जैसे ही पानी उतरेगा आप मंदिर जाओगे और 4 बकरे काटोगे। ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है जिसको मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा क्लाइमेट चेंज भारत की करने वाला है। यहां लाखों करोड़ों मौतें होने वाली हैं, खासकर गरीबों की जिंदगी नर्क होने वाली है। पर जो जितना गरीब है उसको अंधविश्वास का उतना तेज नशा चढ़ाया गया है। और ये नशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि गरीब की अभी और दुर्दशा होनी है, और वो दुर्दशा वो तभी स्वीकार करेगा जब उस पर झूठे धर्म वगैरह का गंदा नशा चढ़ा हुआ हो। इसीलिए आप पाते हो कि अंधविश्वास फैलाने वाली ताकतें अब और ज्यादा सक्रिय हो रही हैं, ताकि आपको आपकी दुर्दशा से बेखबर रखा जा सके। कोई बहुत खराब हालत में, किसी को बहुत दर्द हो रहा है, उसको नशा पिला दो, उसको लगता है दर्द नहीं है। यही हो रहा है हिंदुस्तान के गरीबों के साथ। तुम्हारी जिंदगी के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट क्राइसिस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी। लेकिन उन चीजों को छोड़ के तुम इन चक्करों में लगे हुए हो कि कौन से बाबा के यहां मत्था टेक दें और कौन सी मंदिर में जाके बकरे काट दें। और तुम सोच रहे हो इन चीजों से बाढ़ उतर जाएगी, और जब 60 डिग्री तापमान होगा तो तुम हवन करोगे कि बारिश हो जाए। झुलस झुलस के मरने वाले हो, पागल हो के। और जितना मरोगे उतना सोचोगे अरे ये तो कलयुग है ना, और जरूर हम पिछले जन्म के पापी हैं, जरूर ही हमारे पिछले जन्म का कर्मफल है। ऐसी भी एप्स आती हैं जिनमें कर्मा कैलकुलेटर्स होते हैं
आप उनको अपनी कुंडली बताएं, अपनी जन्म तिथि, वो सब अपना पूरा बताएं, वो तुरंत आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कार्मिक लोड कितना है पुराना। अब वो कार्मिक लोड या तो आप बहुत सारा पुण्य करके उतार सकते हो, नहीं तो वो बता देंगे कि फलानी जगह जाके फलाना इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा जो कार्मिक बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। जितना भारत पर कहर बरपेगा उतना भारत और ज्यादा अंधविश्वास में डूबेगा, और वो जरूरी है, क्योंकि लोग अगर जग गए तो क्रांति हो जाएगी। जरूरी है उनको और अंधविश्वास का नशा पिलाए रहो। भाई इनके गांव के लोगों को अगर यकीन आ जाए कि इन्होंने जरूर कुछ कुकर्म करे थे तभी तो बाढ़ आई, तो वो किसी और को दोष नहीं देंगे ना फिर। न पॉल्यूटिंग कंपनीज को, न कार्बन एमिटर्स को, न सरकारी पॉलिसीज को, किसी को दोष नहीं देंगे ना। वो कहेंगे ये तो हमारे ही पिछले जन्म के कर्म है जिनके कारण बाढ़ आ गई। या कुछ और नई चीज शुरू हो जाएगी, विच हंटिंग जैसी। यूरोप में होता था, मेडिकल साइंस बहुत उन्नत नहीं थी, तो बच्चे बहुत मरते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत रहती थी। तो दो चार बच्चे जब मरवर जाएं तो वो लोग आमतौर पे किसी विधवा को पकड़ते थे और कहते थे यही वो चुड़ैल है जो सब बच्चों को मार रही है, और उसको पीट पीट के मार डालते थे। कई बार उसको किसी सार्वजनिक जगह में आग लगा देते थे, कहते थे अब बच्चे नहीं मरेंगे। ये सब शुरू हो जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज आया है, ये जरूर किसी ने कोई अधार्मिक काम कर दिया है, इसके लिए जिसने अधार्मिक काम करा है उसकी लिंचिंग कर दो, उसको मार दो। इस आपदा से पहले आप थोड़ा बाहर निकलिए, और सचमुच अगर आपको झटका लगा हो तो अपने इलाके में शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ हार्दिक उपाय करिए। अभी के लिए इतना ही कह सकता हूं। सर प्रशासन भी अभी कल इतना सारा फोन, इतना सारी ए, हर जगह फोन गए, लेकिन वो लोग इतना परेशान किए, बोले वीडियो बना के भेजो, ये कर। यानी उनको विश्वास ही नहीं है कि ये सारी स्थिति है। मतलब सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं, हर अधिकारी को फोन कर रहे हैं। अभी आज भी ना खाने की व्यवस्था करवाई गई, ना बस वो गाड़ी ले लेके आ जाते हैं, फॉर्मेलिटियां करते हैं और लेके चले जाते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसे ही लगता है किसी मतलब ही नहीं है। वो आपके इलाके में कोई बड़े बाबा आ जाएं तो सरकार ध्यान देगी, उनके लिए जबरदस्त बंदोबस्त किया जाता है। बहुत सारे अग्रणी बाबा हो गए हैं अभी, इनमें से किसी एक को बुलावा भेज दीजिए, फिर कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री सब आके जबरदस्त बंदोबस्त करेंगे। और जब तक अभी ये संभावना है कि गाड़ी पर आ सकता है प्रशासन, नहीं आएगा, नाव पर आएगा। स्थितियां और बदहाल होने दीजिए। ये हमारे ही लोग हैं, हमने ही चुना है, इसलिए हम भुगत रहे हैं। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को इस रसातल से उठाने के लिए। शिक्षा ही उपाय है, दोनों तरह की शिक्षा। भौतिक शिक्षा जिसमें विज्ञान, इतिहास सब आता है ये, और भीतरी शिक्षा जिसका नाम होता है आत्मज्ञान। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और समय बहुत कम है, देखते हैं क्या होता है। अभी प्रेजेंट में करीब 3,000 लोग फंसे हैं, लेकिन आम आदमी भी इतना वो नहीं है कि ये इसका कारण क्या है। वो कोई भी अधिकारी आ जाते हैं, उसी को चरणों के तरीके गिरना, मेरी व्यवस्था करवा दो, ये करवा दो। अभी खाने की व्यवस्था थोड़ा बहुत करवाएंगे, लेकिन कल से किसी का पता नहीं चलना। अभी सबके घर चले गए और गांव में लाइट नहीं है, कुछ भी, यानी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी।
बलराम जी, भारत का जो चित्त है ना, वो समर्पणवादी पलायनवादी हो गया है। हम नहीं समझना चाहते कि हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होती है। हम अपनी दुर्दशा के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते। हम किसी भी चीज के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते। बाहर क्या है, उसके मूल कारण को जानने को विज्ञान कहते हैं। भीतर क्या चल रहा है, उसके मूल तक पहुंचने को आत्मज्ञान कहते हैं। हिंदुस्तानी चित्त ऐसा हो गया है कि उसके पास न विज्ञान है न आत्मज्ञान है। हमारे पास सिर्फ परंपराएं हैं, थोथी मान्यताएं हैं और एक टूटी हुई रीढ़ है जो कहीं भी झुक जाती है। आप इन स्थितियों से उबर लीजिए और उसके बाद मैं कह रहा हूं, बहुत अब मेहनत की जरूरत है भारत को दोबारा उठाने के लिए। हम्म। चलिए। आज का मेरी यही सीख थी। बाकी तो आचार्य जी के आने से बहुत ही कुछ बदल रहा है और शायद उसको अभी शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई एम वेरी थैंकफुल टू आचार्य जी एंड एवरी टीम। मेरा नाम कृति है। मैं अभी ग्वालियर में हूँ और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और आचार्य जी को सुनना मैंने लगभग शायद 3 साल पहले शुरू किया था। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। और धीरे 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 करके चीजें क्लियर हुई हैं। उनका जो रोल है वुमेन के लिए, इन जनरल सबके लिए, वो बहुत ही ज्यादा, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो वो साइंटिफिक है, वो आध्यात्मिक है, वो लॉजिकल है, वो हर तरीके से लगता है कि हाँ, चीजें बहुत क्लैरिटी मिल रही है। मुझे ये लग रहा है कि जो दोहे एक दो भी कभी सुने थे, सब चीजों का डीपर मीनिंग समझ में आ रहा है आचार्य जी के प्रेजेंस में। गानों का मतलब, दोहे का मतलब, यज्ञ का मतलब, देवता का मतलब, सब चीजों को डीपली वो समझा रहे। करो तुम यज्ञ या पूजो तुम देवता, मंजिल को जाने नहीं, मार्ग फिर कैसे पता।